जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन के संदर्भ में आप लोग के तमाम प्रश्न आ रहे हैं कि जैसे विषय का चयन किस आधार पर करना है, और चूंकि ये भर्ती एडेड स्कूल में होगी यानी कि जो कॉलेज मैनेजमेंट है वो प्राइवेट है। हालांकि टीचर्स की जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद से क्या कॉलेज मैनेजमेंट जो कि प्राइवेट है उसके द्वारा फिर से इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा आवेदन करते समय जो सीटेट की मार्कशीट नंबर मांगी जा रही है उसमें क्या कुछ भरना है, क्या कुछ दिन वेट करके सीटेट 2020 के लिए डिजी लॉकर में आने का वेट किया जा सकता है, और जब आएगा उसके बाद से उस पर से देख करके मार्कशीट भर सकते हैं। इसके अलावा कट ऑफ कैसे बनेगी, और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कितने वर्ष पुराना चल सकता है, क्या हमें आवेदन करने के लिए फिर से अपना जाति और निवास को रिन्यू कराना होगा। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में पीएनपी के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं और कुछ सूचनाएं बीच में और वीडियो के अंत में बताई जाती हैं, और वहीं प्रश्न आप लोग बार बार कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिए, अगर उसके बाद आपका कोई प्रश्न बच जाता है तभी कमेंट करिएगा, क्योंकि वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं जिनका उत्तर मैं वीडियोज़ में दे चुका होता हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप लोग के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि 5 वर्ष का उत्तर प्रदेश में निवास होना अनिवार्य है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस भर्ती के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट मान्य नहीं हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसके बाद से माननीय कोर्ट ने अदर स्टेट कैंडिडेट को भी भर्ती में मौका दे दिया था। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन होती है तो इस भर्ती में भविष्य में जाकर के भी माननीय कोर्ट के तहत मौके दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी के शासनादेश के अनुसार अदर स्टेट के कैंडिडेट मान्य नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट के मार्कशीट नंबर को लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अभी डिजी लॉकर में सीटेट 2020 का मार्कशीट नहीं आया हुआ है। बहुत से अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि क्या मार्कशीट आने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अगर डिजी लॉकर में मार्कशीट आ जाता है तो वहाँ से मार्कशीट नंबर दे करके हम लोग भर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप सीटेट 2019 का जो डिजी लॉकर में सीटेट का रिजल्ट आया हुआ था वो देख पा रहे हैं। इस पर भी मार्कशीट नहीं मेंशन किया गया रहता है, मार्कशीट नहीं होता है, सिर्फ सीरियल नंबर होता है। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट ने मार्कशीट नंबर की जगह पे ये सीरियल नंबर डाल दिया होगा। अगर सीटेट 2019 के आधार पे वो इस भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो भी उनका गलत नहीं हुआ। देखिए, मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या फिर अगर कोई भी आपके मार्कशीट पर नंबर मांगा जा रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जब आपका चयन हो जाएगा तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप ही वो बंदे हैं, कोई गलत बंदा इस भर्ती में सम्मिलित नहीं हो रहा है, तो आपके मार्कशीट पर वो कोई भी नंबर अवेलेबल होगा तो आप इजीली उनको प्रूफ कर सकते हैं कि मैं ही वो बंदा हूं जिन्होंने आवेदन किया था। तो ये सिर्फ इसके लिए वेरिफिकेशन के समय के लिए मांगा जाता है। अगर आपने ये सीरियल नंबर भी भर दिया है सीटेट 2019 के डिजी लॉकर के रिजल्ट के आधार पर तो भी आपका गलत नहीं हुआ है। और ये लेकिन मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ये मार्कशीट नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी डिजी लॉकर में सीटेट 2020 के रिजल्ट का आने का वेट कर रहे हैं तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पर भी मार्कशीट नंबर नहीं लिखा होगा, सिर्फ सीरियल नंबर ही होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप वेट करते हैं तो आपकी इच्छा है, वेट कर सकते हैं, लेकिन ये मार्कशीट नंबर नहीं होता है, ये सीरियल नंबर होता है। अगर फिर भी आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, गलती नहीं होगा आपके आवेदन में। इसके अलावा अगर आप डीएलएड की डिटेल्स फिल करेंगे तो वहाँ पर आपसे फिर मांगा जाएगा कि रिजल्ट, डिक्लेरेशन डेट और पासिंग ईयर, और इसमें भी मार्कशीट नंबर मांगा जा रहा है। तो डीएलएड 2018 बैच के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। डीएलएड 2018 बैच, देखिए अभी आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है, लेकिन जो आपकी इंटरनेट की कॉपी थी जो 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हुई थी उस पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि वो सर्टिफिकेट नंबर है, आपका मार्कशीट नंबर नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहें तो NA लिख करके अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपको PNP पूरी सुविधा दे रही है कि अगर आपके पास नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप NA लिख करके आगे बढ़िए। उसी चीज़ को लेकर के बार बार कमेंट्स क्यों आ रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब आपके पास वो नंबर है ही नहीं तो किस चीज़ का वेट करना है, किस चीज़ का इतना माथापच्ची चल रहा है, ये समझ से परे है। जब PNP खुद कह रही है कि अगर आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है तो आप NA लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि जब आवेदन करने की अंतिम तिथि तक हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं था तो हम मार्कशीट नंबर भरते कहाँ से।
आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर मैं क्लियर बता रहा हूँ कि 18 बैच का जो इंटरनेट की कॉपी वाला जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है। आप अपना रिजल्ट ओपन करके देख सकते हैं, उसमें सर्टिफिकेट नंबर की चर्चा हो रही है। सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर दोनों अलग चीज़ें हैं। हालांकि आपने भर भी दिया है तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप इंटरनेट की कॉपी का प्रिंट आउट जब सिलेक्शन के बाद आप उनको दिखा सकते हैं कि ये आप ही का रिजल्ट है और आप ही के इंटरनेट के कॉपी पर ये सर्टिफिकेट नंबर लिख करके आया था। मेरे पास मार्कशीट नहीं था, इस वजह से मैंने इसको फिल किया था। ये आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मार्कशीट नंबर वो मेंशन नहीं है इस वजह से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता कि वो मार्कशीट नंबर मांगा जा रहा है वो वही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपने वो भर दिया तो गलत नहीं है, लेकिन अगर नहीं भरा है तो आप NA लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। अब DLED 2018 बैच के लिए जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है उसको लेकर के कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर मैं क्लियर बता रहा हूँ। डेट आप लोग सुन लीजिए, 16 जनवरी 2021 DLED 2018 बैच के रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है 16 जनवरी 2021। ठीक है, और पासिंग ईयर की बात की जाए तो DLED 2018 बैच के लिए पासिंग ईयर 2021 आप लोग मेंशन करेंगे। हालांकि जो आपका सत्र है वो 2020 में समाप्त हो चुका था, लेकिन आप पास कब माने गए? जब आपका फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ। आपका फाइनल रिजल्ट 2021 में घोषित हुआ है, इस वजह से आपका पासिंग ईयर जो है वो 2021 होगा, ना कि 2020 होगा। यहाँ तक क्लियर? बात करेंगे DLED 2017 बैच के संदर्भ में, तो उनका जो फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ था वो 6 फरवरी 2020 में घोषित हुआ था। फिर से सुन लीजिए, 6 फरवरी 2020 में 17 बैच के रिजल्ट की घोषणा हुई थी। ठीक है, इस वजह से उनका जो पासिंग ईयर होगा वो 2020 आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, और अगर आपके ओरिजिनल मार्कशीट मिल चुका है और ओरिजिनल मार्कशीट पे फाइनल जो आपका मार्कशीट है उस पर अगर मार्कशीट नंबर दिया गया है तो आप चाहें तो उसको मार्कशीट नंबर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टेट और सीटेट के वैलिडिटी को लेकर के जो कन्फ्यूजन है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत से अभ्यर्थियों के ये डाउट आ रहे हैं कि मेरा 2013 का, 14 का, 15 का पास आउट है यूपी टेट या फिर सीटेट का, तो क्या उसके आधार पर भर सकते हैं? देखिए दोस्तों, सब कुछ खेल वैलिडिटी का ही है। अगर जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, आपके मार्कशीट पे जो यूपी टेट का मार्कशीट होगा उस पर रिजल्ट किस दिन डिक्लेयर हुआ वो मेंशन होगा, उससे 5 साल जोड़ लीजिए। जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ उससे 5 साल जोड़ लीजिए। अगर 5 साल जोड़ने के बाद से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक डेट अगर आपका उस 5 साल के अंदर आता है तो आप उसके आधार पर भर सकते हैं, लेकिन 5 साल जोड़ने के बाद से अगर अंतिम तिथि इसके बाद आती है तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे उस सर्टिफिकेट के आधार पे। ठीक है, और सीटेट के कंडीशन में 7 साल जोड़ करके आप देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि हमारा 2013 का पास है, 14 का पास है, 15 का पास है। आप सिंपली जानते हैं कि यूपी टेट का सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड होता है और सीटेट का 7 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उसे जोड़ करके देख सकते हैं कि हमारा जो अब आवेदन करने की अंतिम तिथि है उसमें अंदर आ रहा है या फिर बाहर आ रहा है। अगर आपका अंदर आ रहा है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं, अगर बाहर जा रहा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। बेसिक सी बात है। अब मुझे लगता है कि मार्कशीट नंबर से संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं विषय पर। पीएनपी सचिव को DLED के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उपस्थित होकर के ये अवगत कराया कि जब जूनियर एडेड भर्ती के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो उसमें विषय का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है? तो देखिए दोस्तों, उनका क्लियर कट ये कहना है कि जूनियर एडेड जो भर्ती हो रही है वो विषयवार नहीं हो रही है। इसका मतलब उन्होंने क्लियर ये बताया कि अगर आपका ग्रेजुएशन में कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर आप साइंस साइड से थे, आर्ट साइड से थे, या फिर बीटेक हैं, या फिर BBA किए हुए हैं, या फिर BCom किए हुए हैं, कॉमर्स साइड से हैं, कोई भी आपका स्ट्रीम हो ग्रेजुएशन में, आप किसी भी विषय को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर आप BBA किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो बीटेक वाला बंदा भी हिंदी ले सकता है, बीटेक वाला बंदा संस्कृत भी ले सकता है, बीटेक वाला बंदा अंग्रेजी का भी चयन कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट ये बताया। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो मेरिट बनेगी वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नहीं बनेगी, बल्कि एक ही मेरिट बनेगी। मतलब टॉप से ऊपर से मान लीजिए 1500 वैकेंसी है सहायक अध्यापक के लिए, तो 1500 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई किए हों, किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर दिए हों, टॉप 1500 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा और उन्हीं को सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित मान लिया जाएगा। पीएनपी सचिव के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो सुनने में तो बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर 100-100 नंबर का होने वाला है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और गणित और विज्ञान का एक में। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर होंगे, 5 सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, तो निश्चित तौर पर सबको एक पैमाने पर कैसे तोला जा सकता है ये समझ से परे है। पीएनपी सचिव का ये स्पष्ट कहना है कि कट ऑफ एक ही बनेगा। अगर हिंदी कोई सब्जेक्ट लेता है अभ्यर्थी और मैथ और साइंस का सब्जेक्ट लेता है तो दोनों के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है,
और दोनों अभ्यर्थियों को आप एक पैमाने पर नहीं तौल सकते। तो ये भविष्य में जाकर के भर्ती फंसाने वाली ही बात होगी कि किस तरीके से ये पांचों सब्जेक्ट्स को एक पैमाने पर ही तौल रहे हैं। अभी तक जो देखिए प्राथमिक में जो भर्ती होती थी और उसमें जो कॉमन मेरिट बनता था, तो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स थे, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो या फिर ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड उनका कुछ भी रहा हो, लेकिन पेपर उनके लिए कॉमन आता था। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान ये दीजिए कि जूनियर एडेड की जो भर्ती का पेपर होगा, पेपर अलग अलग आएगा सभी सब्जेक्ट के लिए। जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सिर्फ जीके का है, जो मेन पार्ट है 100 प्रश्न आने वाले हैं वो सबके लिए अलग अलग होंगे। तो भविष्य में जाकर के उनको कैसे एक पैमाने पर रखा जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग डेट पर परीक्षा होने पर परीक्षा स्तर में बदलाव होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यहाँ पर भी देखेंगे तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि गणित और विज्ञान वाला जो छात्र है उसके लिए जो पेपर था वो टफ था या आसान था, और जो हिंदी वाला पेपर हो रहा है वो हिंदी वाले अभ्यर्थी के लिए कठिन था या फिर आसान था। तो सबको एक पैमाने पर लाने के लिए जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो इस भर्ती में किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा ये एक गंभीर विषय है। इस सबको अभी पीएनपी एससीईआरटी पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है, लेकिन भविष्य में जाकर के बहुत बड़ी समस्या हो सकती है इस भर्ती के साथ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि विषय के संदर्भ में पीएनपी सचिव का स्पष्ट ये कहना है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी विषय चयन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, विषय के संदर्भ में सब कुछ क्लियर। कट ऑफ कैसे बनेगा तो उन्होंने क्लियर ये बता दिया है कि एक ही कट ऑफ बनेगा, यानी एक ही मेरिट लिस्ट बनेगी। टॉप 1500 को सहायक अध्यापक के पद पर चयनित कर दिया जाएगा। अब आते हैं आपके तीसरे प्रश्न पर। बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि जो भर्ती हो जाने के बाद से जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जब वो कॉलेज मैनेजमेंट के पास जाएंगे, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट तो प्राइवेट है एडेड स्कूल होने की वजह से, तो क्या यहाँ पर इंटरव्यू होगा? तो देखिए दोस्तों, इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं है। जो जूनियर एडेड भर्ती हो रही है, भले ही ये आप एडेड स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाकर के, अर्ध सरकारी स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे, लेकिन आप का जो चयन हो रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है, सरकारी नियमों के आधार पर ही हो रहा है। तो इसमें इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं है। हालांकि जो कॉलेज मैनेजमेंट होते हैं वो थोड़ा सा शोषण जरूर करते हैं। स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे तो आपसे कॉलेज में कुछ काम के लिए कुछ फंडिंग की डिमांड की जाती है, वो सब अलग मैटर है। लेकिन ऑन पेपर कोई भी इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है इस जूनियर एडेड भर्ती में। अब बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के संदर्भ में। देखिए, बहुत से आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा बहुत पुराना है या फिर 3-4 साल पुराना है, तो क्या उसके आधार पर फॉर्म भर दें या फिर नया रिन्यू करा लें? तो यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, समय समय पर विभिन्न जातियों को वो अपडेट करती है कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। इसी वजह से आपसे अपडेट जो जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कथन होता है कि एक बार जब हम जिस जाति में पैदा हो चुके हैं तो मरेंगे भी उसी जाति में, तो जाति प्रमाण पत्र बार बार रिन्यू कराने की जरूरत क्यों है? तो उसका उत्तर यही था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जातियों को अपडेट किया जाता है कि अब उनके विकास के आधार पर वह किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपडेशन जरूरी होता है। अब देखिए, आपका जो मेन प्रश्न है कि कितना पुराना मान्य होगा, तो देखिए, अगर आपका 2 से 3 साल भी पुराना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, या फिर इससे भी पुराना है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। साफ शब्दों बातों में मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपका चयन हो जाता है तो राज्य सरकार आपको इतनी सहूलियत जरूर देगी कि आपको कुछ समय दे देगी, उसके अंतर्गत आपको प्रेजेंट करना होगा। अगर पुराना वाला आपका नहीं मान रही है राज्य सरकार, तो नया बनाने के लिए कुछ समय जरूर देगी। उसके अंतर्गत अगर आप सिद्ध कर पा रहे हैं कि जिस कैटेगरी से आपने आवेदन किया था उसी कैटेगरी में वर्तमान में भी आपकी जाति लाई करती है, तो आपका सिलेक्शन कैंसिल नहीं माना जाएगा। क्लियर शब्दों में समझ लीजिए। और जो अभ्यर्थी रिन्यू कराने की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अभी आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अगर आप रिन्यू करा लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आवेदन कर दिया उसके बाद से रिन्यू करा रहे हैं तो सर्टिफिकेट नंबर बदल जाता है। तो उस कंडीशन में आपसे सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा गया है आवेदन में, तो इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो भले ही आपका पुराना है, राज्य सरकार चयन होने के बाद से आपको समय दे सकती है। आप एफिडेविट लगा सकते हैं कि मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं रिन्यू करा लूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका कितना भी पुराना है वो सब चलेगा। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी के आधार पे अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि इतना पुराना ना हो कि ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होता है उसमें वो शो ना कर रहा हो। आप लोग ये क्लियर जरूर कर लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन किया जाता है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का, वो उस पर ऑनलाइन शो होना चाहिए, उसी कंडीशन में वो मान्य होगा।
भी अगर आप आवेदन करने से पहले अपना प्रमाण पत्र रिन्यू कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किस प्रकार से आप विद इन 7 to 10 डेज अपना रिन्यू करा सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से, उस वीडियो का डेडिकेटेड लिंक मैंने आपको दे रखा है, उस वीडियो को देखिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद से आप अपने संबंधित जिले के कचहरी में जाइएगा और वहाँ के लेखपाल से उनसे आग्रह करिएगा कि थोड़ा इमरजेंसी है, तो वो जल्दी अप्रूव कर देते हैं। तो विद इन 7 to 10 डेज आपका ये बन जाता है। तो उस प्रोसेस को जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर जरूर क्लिक करिएगा कि प्रोसेस क्या होता है ऑनलाइन बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने के संदर्भ में। अब आते हैं आपके एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि जो प्रश्न पत्र हमको एग्जाम सेंटर पे मिलेगा, उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होंगे वो हिंदी में होंगे, अंग्रेजी में होंगे या फिर बाइलिंगुअल होंगे। तो प्रश्न दोनों भाषा में होंगे, अंग्रेजी में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, ठीक है। और यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो भी 5 विषय होने हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और गणित और विज्ञान का एक ही में, तो पांचों के 100 प्रश्न आपको उसी प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपसे पहले से ये क्लियर नहीं कराया गया कि आप किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जबकि आपके OMR सीट पर ये उस समय भराया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें सभी सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। आप जिस सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं OMR सीट पर उसको बबल करिएगा और उसी के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जूनियर एडेड भर्ती से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे, सभी को मैंने काउंटर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।